let's generate the information. I need 8 items, 4 budgeted items, 4 actual items. पहले देख लो क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले ढूंढना है फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजट एज वेल एज एक्चुअल। आपको सबसे पहले ढूंढना है फिक्स्ड ओवरहेड, बजट एज वेल एज एक्चुअल। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे आपको पता चलेगा 36 लाख आपका बजटेड ओवरहेड्स है 3 साल का, मतलब 1 साल का हो जाएगा 12 लाख, वेयर एज 1 महीने का हो जाएगा 12 लाख, वेयर एज आपका दूसरा जो एक्चुअल डेटा है वो तो क्लियरली 1 महीने का ही दिया है, तो कन्वर्जन सिर्फ बजटेड डेटा का करना है। I need output in terms of units. एक्चुअल आउटपुट तो खैर दिया हुआ है 125, बजटेड जो है 3 लाख 3 महीने का है, तो 1 महीने का हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, एंड I guess this is 1,25,000, 1,25,000। फिर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए नंबर ऑफ आवर्स की। 3 महीने का 3,60,000, 3 महीने का 3,60,000, तो 1 महीने का 1,20,000 आएगा। 1 महीने का 1,20,000 आएगा। बजटेड एक्चुअल दिया है 1,40,000, एक्चुअल 1,40,000 बोला है, जिसमें से क्वेश्चन इटसेल्फ सेज 4,000 आवर्स इज आइडल टाइम, तो 1,36,000 आर hours worked for, 1,36,000 will be hours worked for। और फिर आपको इंफॉर्मेशन दी है नंबर ऑफ डेज की। आपने सोचा था 3 महीने में 72 डेज काम करना है, 3 महीने में 72 डेज काम करना है, तो 1 महीने में 24 डेज काम करने का प्लान था। 3 महीने में 72 मतलब 2 महीने में, 1 महीने में 24, लेकिन एक्चुअल काम हुआ है 25 का। आपको सबसे पहले whenever you are going for fixed overhead variances, whenever you are going for fixed overhead variances, आपका एक्चुअल डेटा और बजटेड डेटा एक ही पीरियड के लिए होना चाहिए। एक्चुअल पीरियड विल बी द बेस। दूसरी बात, आपको 8 आइटम्स ढूंढने हैं। अब आपको तो पता ही होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, तो हमको सबसे पहले निकालना होगा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आपको सबसे पहले निकालना होगा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सो फॉर दैट वी हैव budgeted fixed overheads upon budgeted output, budgeted fixed overheads upon budgeted output। हमने सोचा था 12 लाख रुपए का खर्चा होगा, हमारा खर्चा हुआ अगर 12 लाख, तो मुझे 12 लाख रुपए रिकवर करना चाहिए। गाइस, if I am anticipating 12 lakhs to be incurred, if I am anticipating 12 lakhs to be incurred, I want my 12 lakh rupees back. And for getting this 12 lakh rupees back, I am having only 1 lakh units with me. So 12 per unit is my absorption rate per unit. मतलब 12 लाख खर्चा होगा, 12 लाख रिकवर करना है। 12 लाख रिकवर करने के लिए 1 लाख यूनिट्स है मेरे पास, तो 12 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, 12 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आई विल स्टार्ट रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। सो अगर 1 यूनिट से 12 रुपीज रिकवर करता हूं,
तो बॉस 12 लाख रिकवर करना था 1 लाख यूनिट से, तो मैंने डिसाइड किया था एवरी यूनिट शुड गिव मी 12 रुपीज बैक. आई हैव एक्चुअली मैनेज टू प्रोड्यूस 1,25,000 units. I have actually managed to produce 1,25,000 units. So 1,25,000 units multiplied by 12 is 15 lakhs. कैसे निकलता है? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड. एक्चुअल क्वांटिटी multiplied by absorption rate per unit. आपको यहां तक क्लियरली समझा? ये आपके किसी भी फिक्स्ड ओवरहेड का बेसिक कैलकुलेशन है. ये आपके किसी भी फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेशन, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का बेसिक कैलकुलेशन है. ये आपके किसी भी फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट है. 8 आइटम्स, 4 बजटेड 4 एक्चुअल. एक एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकालो and find out how much you have absorbed. Okay, तो सबसे पहले काम करो, ये कॉपी कर लो. This is what you are supposed to know before you start with variance calculation. हो गया ये? चलिए now एकदम लॉजिकल डिस्कशन. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. एक लाइन फॉर्मूला के लिए छोड़ते जाओ. आप जानते हो मैं फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं करता पहले. चलिए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. मुझे एक बात बताओ, हाउ मच यू हैव इनकर्ड? 14,40,000. अगर आपने 14,40,000 इनकर किया है तो हाउ मच यू शुड हैव एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड? If you are incurring 14,40,000, you should have recovered 14,40,000, but you managed to recover 15 lakhs from the customer. आपको absorb करना था 14,40,000, आप absorb करके बैठे हो 15 lakhs. It's a case of over absorption. तो अगर over absorption है, that is why it is favorable. 14,40,000 मैंने एक्चुअली इनकर किया, तो 14,40,000 मुझे वापस रिकवर करना चाहिए था. 14,40,000 मुझे वापस रिकवर करना चाहिए था, लेकिन मैं तो 15 लाख रिकवर करके बैठा हूं. तो मैंने 60,000 ज्यादा रिकवर किया, विच इज माई फेवरेबल वेरिएंस. अब ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब किया है. इसकी वजह क्या हो सकती है? इसका रीजन क्या हो सकता है? ओवर एब्जॉर्प्शन का रीजन होता है एब्जॉर्प्शन रेट. अगर ये एब्जॉर्प्शन रेट 12 के बदले 10 होता तो मैं कम एब्जॉर्ब करता. अगर ये 12 के बदले 9 होता तो मैं और कम एब्जॉर्ब करता. तो ओवर एब्जॉर्प्शन का रीजन है एब्जॉर्प्शन रेट. लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट के रीजंस होते हैं 2. एक तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और दूसरा बजटेड आउटपुट. और गौर से देखना, ना मैंने ओवरहेड का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, ना मुझसे क्वांटिटी का स्ट्रक्चर फॉलो हो पाया. मतलब मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मिलने का सबसे पहला रीजन, मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मिलने का, ओवर एब्जॉर्प्शन का सबसे पहला रीजन मेरा बजट है, एक्सपेंडिचर का बजट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड budget variance and fixed overhead expenditure variance. Fixed overheads, budget variance and fixed overhead expenditure variance. एक लाइन फॉर्मूला के लिए छोड़ रहा हूं. लॉजिकली याद रखना, हाउ मच यू प्लान टू स्पेंड एंड हाउ मच यू हैव एक्चुअली स्पेंड. तो भाई 12 लाख स्पेंड करने का सोचा था, 14,40,000 स्पेंड किया है, तो 2,40,000 ज्यादा स्पेंड किया है. आप अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर स्पेंड करते हो तो आपका वेरिएंस एडवर्स होगा. अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्पेंड करोगे तो आपका वेरिएंस एडवर्स होगा. आपका दूसरा रीजन क्वांटिटी. आपका दूसरा रीजन क्वांटिटी है. मैंने आपसे कहा था
you have got over absorption. You have got over absorption. Am I right? You have got over absorption. That is all because of absorption rate, and your absorption rate is because of these two things. And I have not followed, neither I have followed my budgeted overheads nor I have followed the output. जहां मैंने सोचा था 1,00,000 यूनिट्स बना के बेचूंगा, वहां पे मैं 1,25,000 यूनिट्स बना के आया हूं, बेच के आया हूं. So instead of 1 lakh, if I produce and sell 1,25,000, can I say I'm producing and selling 25,000 more? And if I'm producing and selling 25,000 more, bachcha log, if I'm producing and selling 25,000 more, 25,000 more, each unit is giving me 12 per unit. So that 25,000 favorable was a surprise, which has made me earn 3 lakh rupees more. Are you understanding this, bachcha log? 1,00,000 यूनिट्स बेचने का प्लान था, मैंने 1,25,000 बना के बेच दिया. 25,000 यूनिट ज्यादा बना के बेच दिए. तो 25,000 यूनिट ज्यादा बना के बेचे, ज्यादा बिकेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा. हर एक यूनिट से 12 रुपए आता है टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट. 25,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स विल गिव मी 12. 3 लाख रुपए ज्यादा कमा के बैठ रहा हूं. एक्सेस यूटिलाइजेशन, इवन इफ इट इज नेगेटिव, माइनस में आंसर आ रहा है तुम लोग के लैंग्वेज में, फिर भी ये फेवरेबल है. इसलिए मैंने बोला था साइन पे जाने का नहीं. So these are your first three variances. तो पहले का आंसर actual fixed overheads minus absorbed fixed overheads. दूसरा budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads. और तीसरा बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. These are your first three variances. Kindly understand them and tell me if you have any doubt. Cost variance is the first one. ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो फेवरेबल ज्यादा निकाल लिया कस्टमर की जेब से. अंडर एब्जॉर्प्शन होता तो एडवर्स कम निकाल पाया कस्टमर की जेब से. अच्छा, दो रीजन है. एक तो बजट गोइंग राइट रॉन्ग, बजट ज्यादा हुआ एडवर्स, बजट से ज्यादा खर्चा हुआ एडवर्स, बजट से कम खर्चा हुआ फेवरेबल, बजट से ज्यादा खर्चा हुआ मतलब जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है एडवर्स, बजट से कम खर्चा हुआ मतलब कम पैसा जा रहा है, सेव हो रहा है फेवरेबल. लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बेचते हो तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की. क्वांटिटी कम बेचते हो तो कम अपॉर्चुनिटी है, यू आर लूजिंग द चांस ऑफ रिकवरिंग कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर. सो गाइज, यहां पे आपको मिलेगा फिक्स्ड ओवरहेड का कैलकुलेशन. सो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 60,000 फेवरेबल. इसके दो रीजंस थे. मेरा बजट जो है वो गलत गया टू द एक्सटेंट 2,40,000. उसके बावजूद मेरे क्वांटिटी ने मुझे फेवरेबल आंसर दिया, एंड दैट इज व्हाई 3 lakh favorable has nullified the loss of 2,40,000 and it is settled at 60,000 favorable. अब आप पहले से जानते हो, you already know, we don't stop here, we always want the root level cause. You don't stop here, you always want a root level cause. Root level cause क्यों root level cause चाहिए आपको? भाई मुझे जानना है कि अल्टीमेट रीजन क्या था. अल्टीमेट रीजन जानने की तेरे को क्या जरूरत है? अल्टीमेट रीजन जानने, अरे भाई बहुत जरूरत है. माय डिसीजन कैन बी डिफरेंट. जैसे 7 बजे का लेक्चर है, 7 बजे का लेक्चर है, बच्चा 7:45 को अंदर आता है. Why are you late? Sir, I missed the bus. Why did you miss the bus? Sir, I reached late at the bus stop. Why did you reach late at the bus stop? Sir, I woke up late. Why did you wake up late? Sir, I slept late. Why did you sleep late? Sir, I was studying costing only. आजा बेटा बैठ, चाय मंगाऊं. सेम सिचुएशन, 7 बजे का लेक्चर है, बच्चा 7:45 को एंटर करता है. व्हाई आर यू लेट? सर, आई मिस द बस. व्हाई डिड यू मिस द बस? सर, आई वोक अप लेट. व्हाई डिड यू वेक अप लेट? सर, आई स्लीप लेट. व्हाई डिड यू स्लीप लेट? सर, आई वाज वाचिंग मूवी. चल निकल बाहर. सारी चीजें सेम है,
सारी चीजें सेम है, जस्ट लास्ट रूट कॉज अलग है, मेरी ट्रीटमेंट अलग होगी, मेरी डिसीजन अलग होगी। रूट कॉज जानना जरूरी है, रूट कॉज जानना जरूरी है। तो हाउ विल यू गो अबाउट इट? बजट का तो कोई रूट कॉज होता नहीं है भाई। आपने सोचा था एक्स रुपीज खर्च करोगे, आइदर यू विल स्पेंड मोर देन एक्स और यू विल स्पेंड लेस देन एक्स। बट बॉस, वॉल्यूम वॉज योर इन हाउस एक्टिविटी। वॉल्यूम का रीजन आपको मालूम होना चाहिए। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बजट गलत क्यों गया? अभी क्या बोल, आइदर यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर देन बजट और यू विल एंड अप स्पेंडिंग लेस देन बजट। 12 लाख खर्चा होगा ऐसा सोचा था और 12 लाख में ही काम हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। आइदर यू विल स्पेंड मोर और यू विल स्पेंड लेस। इट इज क्वाइट नॉर्मल, एस्टिमेशन है वो, और एस्टिमेशन कैन नॉट बी एक्यूरेट। एस्टिमेशन कैन नॉट बी एक्यूरेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ठीक है यार, लेकिन वॉल्यूम तो आपकी इन हाउस एक्टिविटी थी। वॉल्यूम क्यों ज्यादा बनाया, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। अब उसमें भी तुम लोग सोच रहे हो कि तेरे को ना बात उंगली करने की जरूरत क्या है, क्या खुजली है, काय को छोड़ना, खुश रहे, 25,000 ज्यादा बनाए। नहीं, अगर मुझे लगता है कि 1 लाख का टारगेट देने के बाद 1,25,000 बचता है, बनता है, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट 1,25,000 कैसे, 25,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा कैसे बने। अगर मुझे ये लगता है कि 1,25,000 यूनिट्स बड़े आसानी से बन सकते, तो मैं टारगेट 1 लाख का क्यों दूं? मैं तो टारगेट 1,25,000 का दूंगा। तो बोनस कमाने के चक्कर में 1,30,000 बनाएंगे ये लोग। अरे 1 लाख यूनिट्स का मैंने टारगेट दिया, टीम बड़ी आराम से 1,25,000 बना सकती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम टारगेट भी 1,25,000 का दूंगा। तब ये लोग बोनस पाने के चक्कर में 1,30,000 1,40,000 बना देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज कॉल्ड टाइटनिंग स्क्रूज। दैट्स हाउ यू कंट्रोल द कॉस्ट। तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि क्वांटिटी ज्यादा कैसे बनी, और 2 रीजन तो मुझे सामने दिख रहे, नजर के सामने, जिगर के पास। सबसे पहला रीजन मेरे डेज। तो मेरा फर्स्ट वेरिएंस, विच इज अ फर्स्ट रीजन फॉर वॉल्यूम वेरिएंस, my first reason for volume variance is my 4th variance in the lineup, and that is called calendar variance. That is called calendar variance. What is it called? Calendar variance. अरे आपको समझ में आ रहा है? Yes. So ध्यान से सुनना। कैलेंडर देखा है कभी? कैलेंडर देखा है कभी लाइफ में? क्या दिखता है कैलेंडर में? डेज एंड डेट्स, हॉरोस्कोप वगैरह, कैलेंडर कुकरी शो वगैरह, वो नहीं बोल रहा हूँ। कैलेंडर में क्या दिखता है? डेज एंड डेट्स। प्राइमरीली कैलेंडर इज फॉर डेज एंड डेट्स। अब डेट को बाजू में रखो, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू गो फॉर डेट्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेज। मैंने कितना दिन काम करने का सोचा था? 24 डेज। मैंने कितना दिन काम किया? 25 डेज। मेरी बात को ध्यान से सुनना। I thought of utilizing 24 days in the premises, but I utilized 25 days in the premises. Adverse या favorable? Adverse, adverse. ऐसे आंसर आएंगे, लेकिन adverse नहीं है, favorable है, क्योंकि आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने आपसे पूछा instead of 24 days, मैंने आपसे पूछा instead of 24 days, if I work for 25 days, do you think I'm going to pay extra fixed cost? Never. It is not about efficiency. मैंने ये थोड़ी बोला कि 24 डेज का काम मैंने 25 डेज में किया है। I never said that. I said I thought of utilizing 24 days in the premises, but I utilized 25 days in the premises. एक दिन premises ज्यादा utilize करने से ज्यादा units बनते हैं। It gives you an opportunity of producing more. It gives you opportunity to manufacture more. So it's a favorable variance. मेरी बात को अच्छी तरह ध्यान से सुनना। मैंने ये क्लासरूम रेंट पे ले लिए 2 लाख रुपया पर मंथ रेंट पे। मैंने ये क्लासरूम रेंट पे ले ली, 2 लाख रुपया पर मंथ रेंट है। 2 लाख रुपया पर मंथ मतलब हाउ मेनी डेज आई कैन यूटिलाइज दिस? 2 लाख रुपया पर मंथ मतलब हाउ मेनी डेज आई कैन यूटिलाइज दिस? वो डिपेंड्स इस पे, 30, 31। तो ठीक है, अभी क्या है? अगस्त, तो 31। जुलाई होता तो 31, जून होता तो 30, अभी क्या है? फरवरी, तो 28, लीप ईयर होगा तो 29। ओके, जो भी है, आप बहुत नॉलेजेबल हो इसमें, अभी वो सब छोड़ो बाजू में।
जनरली वी अज्यूम मंथ टू बी ऑफ 30 डेज, मतलब 30 डेज का मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं, हाँ या ना? 2 लाख रुपए पर मंथ रेंट है, मतलब 30 दिन का मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं। अच्छा, मैंने सोचा कि 5 दिन बच्चों को छुट्टी दूंगा, हर संडे छुट्टी होगी, रोज रोज लेक्चर्स नहीं होंगे, तो मैंने प्लान किया सिर्फ 25 डेज ही लेक्चर होगा। अब 30 दिन का मैं दे रहा हूं 2 लाख, तो 25 दिन का कितना दूंगा? 2 लाख ही होगा ना। अरे इट इज पर मंथ। अब एक महीने में चाहे 30 दिन काम करो, चाहे 25 दिन काम करो, चाहे 10 दिन काम करो, चाहे 2 दिन काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख रुपए तो देना ही है। इसका मतलब इवन इफ I can work for 30 days, I have planned to work there for 25 days, still my fixed cost is going to be 2 lakhs. अब मैंने आपको अगर एक्स्ट्रा बुला दिया 2 दिन, मैंने आपको अगर एक्स्ट्रा बुला दिया 2 दिन, 25 के बदले 27 डेज मैंने लेक्चर्स रखे, तो सेम मंथ में सिलेबस खत्म होगा, तो मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा यूटिलाइज किए। क्या लगता है लैंडलॉर्ड आएगा एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट मांगने? लात मार के भगा दूंगा उसको, क्योंकि 30 दिन का पैसा दिया मैंने। वो मेरा प्लान था 25 दिन काम करने का, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। आई चेंज माई प्लान, 25 के बदले 27 डेज काम करता हूं, तो देयर इज नो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर्ड। फिक्स कॉस्ट तो पहले भी 25 दिन के लिए भी 2 लाख थी, 27 डेज के लिए भी 2 लाख ही होगी, बिकॉज 2 lakhs इज पर मंथ। इट डजंट मैटर हाउ मेनी डेज आई यूटिलाइज, बट मैंने अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है तो इट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन विदाउट पेइंग फॉर इट। It is excess utilization without paying for it, but I want answer in terms of rupees. तो मुझे एक रेट अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे एक रेट अप्लाई करना पड़ेगा इस बेसिस पे, मुझे एक रेट अप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो बॉस 12 lakhs की मेरी फिक्स कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी, माई फिक्स कॉस्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 12 lakhs। हाउ मेनी डेज आई हैड थॉट ऑफ वर्किंग देयर? 24। I had thought of working there for 24। I had thought of utilizing that premises for 24 days। 12 लाख की फिक्स कॉस्ट, 24 दिन का काम करूंगा मैं, इसका मतलब एवरी डे कॉस्ट मी 50,000 रुपीज। मीन एक दिन काम करता हूं तो 50,000 रिकवर होगा, दूसरे दिन काम किया तो 50,000 रिकवर होगा। किसी जॉब के लिए मैंने 7 दिन क्लासरूम यूज कर लिया, प्रीमाइसेस यूज कर लिया, तो 7 days into 50,000, 3,50,000 कैन बी चार्ज्ड। अब मेरा ये एक्सेस यूटिलाइजेशन है एक दिन का, मेरा ये एक्सेस यूटिलाइजेशन है एक दिन का। इफ आई वांट टू क्वांटिफाई दिस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इट विल बी 50,000 फेवरेबल। व्हाई फेवरेबल? बिकॉज इट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन विदाउट पेइंग फॉर इट। इट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन विदाउट पेइंग फॉर इट। समझ में आया? जैसे आप मूवी देखने गए, 3 घंटे की मूवी है, 300 रुपए टिकट है, ठीक है? तो आप 300 रुपए जब देते हो, आइडियली 3 आवर्स आप वो प्रेमाइसेस यूज कर सकते, बराबर। मेरे पास 2 ही घंटे, मुझे बाद में लेक्चर है, तो मैं गया थिएटर में, उसको बोला भाई मुझे 2 घंटे का पिक्चर देना। डजंट मैटर, ही विल स्टिल चार्ज मी 300। तो मेरे लिए बजटेड आवर्स कितने हैं? 2 घंटा। मैं 300 रुपए दे रहा हूं, आप भी 300 रुपए दे रहे हो, बट आप 300 रुपए में 3 घंटा देखने वाले हो पिक्चर, मैं 300 रुपए में 2 ही घंटा देखने वाला हूं, फिर भी मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा देख लिया, मैंने 3 घंटा देख लिया, तो क्या आके मुझसे पैसा मांगेंगे वो लोग? नहीं, आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर द कैपेसिटी। I thought of utilizing 2 hours, but I utilized 3 hours. That means it is an excess utilization without paying for it. So without paying for it, matlab it is a favorable variance. And since my answer is in terms of days, I need to apply absorption rate per day. So that's my calendar variance. That's my calendar variance. Budgeted days minus actual days into absorption rate पर डे। समझ में आया? बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज, ये समझ में आया आपको? अच्छा, रेट अप्लाई करने की जरूरत क्या है? देखो, इफ आई एम यूटिलाइजिंग सर्विस विदाउट पेइंग फॉर इट, आई जस्ट वांट टू नो द वर्थ ऑफ इट। जैसे मैंने यहां से एक ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक ओला कैब बुक कर ली, 400 रुपया बता रहा है,
ओला कैब मैंने बुक कर ली, 400 रुपया बता रहा है। मैं ए में बैठा, बी के लिए जा रहा हूं, बी से 100 मीटर्स पहले उतरा, उसको बोला भाई साहब 5 मिनट रुकना, जरा बिस्किट लेके आता हूं, आज तक वापस नहीं गया, मेरा फायदा कितना हुआ? हाउ मच इज माई वेरियंस? 500 to 400 फेवरेबल, बिकॉज दैट सर्विस वॉज वर्थ 400 विच आई डिड नॉट पे बट यूटिलाइज्ड। अगर मैं ट्रेन से गया होता, 20 रुपए टिकट है, मैं विदाउट टिकट गया होता, तो माई आंसर, माई वेरियंस वुड हैव बीन 20 फेवरेबल। Service is worth 400, which I didn't pay but utilized. 400 favorable. Service is worth 20 rupees, which I didn't pay but utilized. 20 favorable. Service is worth 50,000 per day, which I utilized but I didn't pay anything additional. So it's a benefit of 50,000. So that's your calendar variance. एक और variance आता है इसके बाद, एक और वेरिएंस आता है इसके बाद। हाउ मच इज इट, व्हाट इज इट? इट इज अ कैपेसिटी वेरिएंस। बाद में फॉर्मूला वगैरह लिख लेंगे इसका, अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने जब 25 डेज काम करने का सोचा था तो 1,20,000 आवर्स काम करने वाले थे, राइट? इधर देखो, 25 नहीं 24 है, सॉरी। हमने जब 24 डेज काम करने का सोचा था तो 120 आवर्स का यूटिलाइजेशन प्लान था। तो 24 डेज में अगर आप 1,20,000 आवर्स, 24 डेज में अगर आप 1,20,000 आवर्स यूटिलाइज करने वाले हो तो 25 डेज में एक्चुअली कितना यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए था? सो टिंग 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 टिंग, so this will be 1,25,000 आवर्स। आपको बात समझ में आई? 24 दिन में अगर 1,20,000 आवर्स का कंजम्पशन यूटिलाइजेशन हो सकता है तो 25 दिन काम करने के बाद एक्चुअल यूटिलाइजेशन शुड बी 1,25,000। अगर 24 दिन में 1,20,000 आवर्स यूटिलाइज होते हैं उस फैक्ट्री में तो 25 डेज काम करने से 1,25,000 का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन मेरा यूटिलाइजेशन 1,40,000 का हुआ है बाबू। अब आइडल आवर्स है तो अलग मत करो, यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग एफिशिएंसी बच्चा। आइडल टाइम को लाइफ में सिर्फ एक ही बार सेपरेट करने का, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एफिशिएंसी इवैल्यूएशन। आप अगर वर्कर हो, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, विल यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडल टाइम? मैं आपको यह कहता हूं कि आपने बराबर काम नहीं किया, आइडल टाइम में भी आपने प्रोडक्शन नहीं किया, तो सुन के लोगे नहीं। तो जब मैं एफिशिएंसी इवैल्यूएट करता हूं, मुझे आइडल टाइम को अलग करना है। यूटिलाइजेशन में अरे लाइट चली जाएगी, पावर चली जाएगी, तो भी प्रीमाइसेस तो यूटिलाइज हो ही रहा है ना। इट अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलेंडर वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस आर नॉट फॉर calendar variances and capacity variances are not for efficiency evaluation, they are only for capacity utilization. तो अगर आप ज्यादा यूटिलाइज करते हो विदाउट पेइंग फॉर इट, इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस फॉर यू। और अगर आप कम यूटिलाइज करते हो तो यू आर वेस्टिंग मनी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज एनी विच यू आर गेटिंग इनकर्ड एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। तो 15,000 घंटे मैंने एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर लिए। अब मेरा आंसर आवर्स में है, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो मुझे एक एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना पड़ेगा। दिस टाइम इट विल बी पर आवर, बिकॉज आई हैव नंबर ऑफ आवर्स इन द कैलकुलेशन, तो 12 लाख का बजटेड ओवरहेड्स है, और 12 लाख का बजटेड ओवरहेड जब आपने प्लान किया था, आपने 1,20,000 आवर्स का काम भी प्लान किया था। आपने 1,20,000 आवर्स का काम भी प्लान किया था। तो फॉर यू द एब्जॉर्प्शन रेट इज 100 पर आवर। फॉर यू द एब्जॉर्प्शन रेट इज
10 per hour. Sorry. For you, the absorption rate is 10 per hour. Okay, so absorption rate is 10 per hour. तो 1 घंटा एक्स्ट्रा, 1 घंटा, 1 hour cost me, 1 hour cost me 10 in that premises. 1 hour cost me 10 in that premises. 1 hour cost me 10 in that premises. 15,000 extra work done is worth rupees 1,50,000. 15,000 hours were consumed for overutilized more without paying for it. So that is your capacity variance. So what is it? These are your standard hours for actual days minus your actual hours into absorption rate per hour. Kindly write down this capacity variance calculation. Kindly write down this capacity variance calculation. ये लिख लो. Kindly write down this capacity variance calculation. "24 days में you should have worked for 1,20,000. So 25 days में you should have worked for 1,25,000. That means 1,25,000 hours is your standard time. So they are your standard hours. This is your standard hours for actual days. ये standard hours है. Actual days में कितना काम होना चाहिए था उसके minus actual hours. Is it done? चलो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो. कैलेंडर एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस evaluate utilization and not efficiency. Calendar and capacity variances evaluate utilization and not efficiency. Therefore, when actual data is more than standard or budgeted data, when the actual data is more than standard or budgeted data, it's a favorable variance. Excess utilization without any additional fixed cost. When actual data is more than standard or budgeted data, it's a favorable variance. Why? Because it is excess utilization without any additional fixed cost. So basically we are talking about utilization and not efficiency. I hope this is very clear. Are yes or no? Next, since utilization, since efficiency
since efficiency is not evaluated actual idle time is not to be separated. Since efficiency is not evaluated, actual idle time. Since efficiency is not evaluated, actual idle time is not to be separated. बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट्स लिख ले. कैलेंडर वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस बोथ आर फॉर यूटिलाइजेशन इवैल्यूएशन. तो अगर आप ज्यादा यूटिलाइज करते हो विदाउट इनकरिंग एनी फिक्स कॉस्ट, इट्स अ फेवरेबल वन. अगर आप कम यूटिलाइज करते हो, यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज बिकॉज योर फिक्स कॉस्ट इज एनी विच वे इनकर्ड, इट इज एन एडवर्स वेरिएंस. दोनों वेरिएंस यूटिलाइजेशन के लिए है, एफिशिएंसी के लिए नहीं. तो आइडल टाइम को भी हटाने की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो बॉस यहां पे आता है 50,000 फेवरेबल, कैपेसिटी आता है 1,50,000 फेवरेबल. मतलब डेफिनेटली बाकी का तो एफिशिएंसी की वजह से होगा. लेकिन जब भी कभी आप एफिशिएंसी की बात करोगे, आपको सबसे पहले हटाना पड़ेगा आइडल टाइम. सो वेरिएंस नंबर 6, फिक्स्ड ओवरहेड्स. Fixed overheads, idle time variance. Fixed overheads, idle time variance. एकदम simple. How much is your idle time? 4,000 hours. How much is your idle time? 4,000 hours. Hourly rate क्या है आपका? अरे how much is your idle time? 4,000 hours. Your hourly rate is 10 per hour. So it's an adverse variance of 40,000. Why adverse variance of 40,000? बच्चा लोग tell me. क्योंकि unproductive time, it is waste of time. Idle hours की वजह से आप काम नहीं कर पाए, मतलब फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो रही है, फिर भी आप काम नहीं कर पाए, that means it is wastage. Idle hours into absorption rate per hour. अब बॉस अगर आइडल टाइम के वजह से 40,000 का नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी फायदा हो रहा है, तो मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस इज मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. अब लाइफ में एक चीज याद रखना, वेन एवर यू डील विथ एफिशिएंसी, whenever you deal with efficiency, your efficiency, whenever you deal with efficiency, your efficiency can be evaluated in two different manners. Your efficiency can be evaluated in two different manners. Your efficiency can be evaluated on the basis of output. Your efficiency is evaluated on the basis of time. मतलब आपने सेम टाइम लेके ज्यादा प्रोड्यूस किया तो आप एफिशिएंट हो, लेकिन आप सेम प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टाइम लेते हो तो आप इनएफिशिएंट हो. समझा? रिवाइंड करके देख लेना. अगर आपने सेम टाइम में कम प्रोड्यूस किया तो आप इनएफिशिएंट हो, लेकिन आपने अगर सेम प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टाइम लिया तो भी आप इनएफिशिएंट हो. अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया सेम टाइम लेके तो आप एफिशिएंट हो. आप समझ में आ रहा है? तो मतलब my efficiency evaluation can be based on hours as well as output. समझ में आ रही है बात? यू आर गोइंग फॉर अनदर कैलकुलेशन, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन कैसे? पहले आवर्स के हिसाब से और फिर आउटपुट के हिसाब से. अब ध्यान से सुनना, टेबल देखो. 1 लाख यूनिट्स should have got produced in 1,20,000.
1 lakh units should have got produced in 1,20,000. 1 lakh units should have got produced in 1,20,000 hours. अगर आपके टीम ने 1,25,000 यूनिट्स बना दिए तो टिंग 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 कितने घंटे लगने चाहिए थे? कितने घंटे लगने चाहिए थे? नेचुरली ये तो 1,50,000 आवर्स का काम था। तो बॉस 1,50,000 आवर्स का काम आपके टीम ने 1,36,000 आवर्स में कर दिया। हाय दैया, समझा क्या हुआ? 1,40,000 आवर्स आर पेड, पर 4,000 आइडल टाइम होने की वजह से हमको 1,36,000 लेना पड़ेगा, बिकॉज आइडल टाइम के लिए वर्कर जिम्मेदार नहीं होता। सो इवन इफ इट इज पेड फॉर, आइडल टाइम विल नेवर बी कंसिडर्ड फॉर एफिशिएंसी इवैल्यूएशन। तो 16,000 आवर्स, 16,000 आवर्स आपके 14,000 आवर्स आपके कम हुए। 14,000 आवर्स आपने कम लिए, मतलब 1,40,000 फेवरेबल आपका वेरिएंस आएगा। वैसे भी चेक करके देख लो, टैली हो रहा है आंसर, कहीं ये वही तो नहीं। व्हेन यू ऐड इट, तो हमको लग रहा था 1 लाख फेवरेबल है, 3 लाख फेवरेबल में से 2 लाख फेवरेबल कैलेंडर एंड कैपेसिटी है, तो हमको लगा था एफिशिएंसी 1 लाख फेवरेबल है। बट आपको जितना लगता है उससे ज्यादा एफिशिएंट है आपकी टीम, 1,40,000 फेवरेबल। सो 1,40,000 फेवरेबल आएगी। क्या निकाला? दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू absorption rate per unit. Absorption rate per unit. अरे समझा? अब अगर आउटपुट को बेस बनाना है तो सिमिलर कैलकुलेशन करना होगा। 120 आवर्स में यू प्लान टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। 1,20,000 आवर्स में यू प्लान टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। आपके टीम ने एक्चुअली काम किया है 1,36,000 आवर्स। टिंग 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 टिंग। 1,20,000 आवर्स में 1 लाख यूनिट्स बनाने का प्लान था। तो 1,36,000 आवर्स अगर मेरी टीम ने काम किया है तो आइडियली 113,333.33 रिकरिंग यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो जाने चाहिए थे। तो जहां पे मुझे 113,333.33 रिकरिंग बनाना चाहिए था, मैं बना के आया 1,25,000 यूनिट्स। मैं बना के आया हूं 1,25,000 यूनिट्स। कितने यूनिट ज्यादा बनाए? जितने भी ज्यादा बनाए हर एक पे 12 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। जितने यूनिट ज्यादा बनाए उसमें हर एक पे 12 रुपीज मुझे मिलेगा। तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस किया उसमें सब में 12 रुपया रिकवर किया। दैट कम्स टू 1,40,000 फेवरेबल। हाय दैया, सेम टू सेम। अबे तो ऑल्टरनेट मेथड बोला था मैंने, ऑल्टरनेट आंसर नहीं रे। So that's my standard production in actual hours worked minus actual quantity multiplied by absorption rate per unit multiplied by absorption rate per unit.
चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। बात समझ में आई? एफिशिएंसी वेरिएंस क्लियरली समझा? बेस्ड ऑन आवर्स, बेस्ड ऑन आउटपुट। एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला तो दोनों देके आने का। एग्जाम में अगर कुछ नहीं मांगा तो दोनों देके आने का। एग्जाम में बोला आर्स के बेसिस पे निकालो तो यू हैव टू गो फॉर दिस। एग्जाम में बोला आउटपुट के बेसिस पे निकालो, यू हैव टू गो फॉर दिस। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला, इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, देन यू बेटर गो फॉर बोथ। इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। अच्छा, नाउ यू कैन कॉपी दिस चार्ट। दैट्स योर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेशन। That's your fixed overhead variance calculation. That's your fixed overhead variance calculation. Done? चलो, इन्होंने ना रेशियोज भी मांगे। अभी ध्यान से सुनना। रेशियोज आर performance indicators, just like ratios are performance indicators, just like variances. तो अगर variance favorable होगा तो it is considered to be better. वैसे रेशियो अगर more than 100 होगा तो it is considered to be better. variances अगर favorable होंगे तो they are considered to be better, और आपका जो रेशियो है वो more than 100 होगा तो that will be considered to be the better one. तो अभी परफॉर्मेंस जहां पे होगा वहां पे रेशियो आएगा। कॉस्ट वेरिएंस और बजट वेरिएंस में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखता, परफॉर्मेंस आपका दिखता है वॉल्यूम से। तो आपको ये परफॉर्मेंस बेस्ड रेशियोज देने पड़ेंगे। सबसे पहले आएगा वॉल्यूम रेशियो, सबसे पहले आएगा वॉल्यूम रेशियो। सबसे पहले वॉल्यूम रेशियो, उसके बाद आएगा कैलेंडर रेशियो, उसके बाद आएगा कैपेसिटी रेशियो, और फिर सबसे लास्ट आएगा, सबसे लास्ट आएगा एफिशिएंसी रेशियो। अभी ध्यान से सुनना। यू शुड नो द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज को डिराइव करना आना चाहिए। मेरी बात को अच्छी तरह से आंख खोल के सुनना। लुक एट योर वॉल्यूम वेरिएंस, इट इज फेवरेबल गाइस। वॉल्यूम वेरिएंस इज फेवरेबल। अच्छी बात, गंदी बात? अच्छी बात। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, ये अच्छी बात है। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब रेशियो शुड बी मोर देन 100। आइडियली वॉल्यूम रेशियो शुड बी मोर देन 100। रेशियो अगर मुझे मोर देन 100 चाहिए, रेशियो अगर मुझे मोर देन 100 चाहिए तो न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ही रेशियो मोर देन 100 होगा। तो दोनों में से न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ये है बड़ी अमाउंट, ये है छोटी अमाउंट। तो फिर फॉर्मूला होगा एक्चुअल अपॉन बजटेड। तो फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बजटेड क्वांटिटी इनटू 100। अब एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 1,25,000, बजटेड क्वांटिटी आपकी है 1,00,000 यूनिट्स। इनटू 100 करोगे तो 125% आपको मिलता है वॉल्यूम रेशियो। इट इज दैट सिंपल। समझ में आई बात? वापस समझ लो। कैलेंडर वेरिएंस फेवरेबल है, फेवरेबल है मतलब अच्छी बात। कैलेंडर वेरिएंस फेवरेबल है, फेवरेबल है मतलब अच्छी बात। अच्छी बात मतलब रेशियो शुड बी मोर देन 100। अच्छी बात मतलब रेशियो शुड बी मोर देन 100। रेशियो मोर देन 100 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए मतलब 25 डिवाइडेड बाय 24 करना पड़ेगा। तो इधर का भी फॉर्मूला जनरेट हो गया आपसे। एक्चुअल डेज
upon budgeted days into 100. So 25 upon 24. 25 upon 24 कितना आ रहा है? 104.17. ये आएगा आपका कैलेंडर रेशियो. समझा? कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो फेवरेबल है, अच्छी बात है. कैपेसिटी रेशियो फेवरेबल है, अच्छी बात है. अगर अच्छी बात है तो अगर अच्छी बात है तो रेशियो शुड बी मोर देन 100. रेशियो अगर मोर देन 100 होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. तो 140 शुड बी न्यूमरेटर, 125 शुड बी डिनोमिनेटर. Actual hours upon standard hours into 100. 140 upon 125,000. अभी आपको परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा. तो दिस विल बी 112% इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपको समझा रेशियोज कैसे डिराइव करने का? एफिशिएंसी पहले आर्स वाला लेते हैं. वेरिएंस फेवरेबल है मतलब अच्छी बात मतलब रेशियो 100 से ज्यादा होना चाहिए. वेरिएंस इज फेवरेबल मतलब अच्छी बात मतलब रेशियो 100 से ज्यादा होना चाहिए. 100 से ज्यादा होना चाहिए मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए. न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, बड़ी अमाउंट. ये 150. तो गाइज फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100. Standard hours upon actual hours into 100. Standard hours 150. Actual hours 136 into 100. So this will be 110.29%. 110.29%. अरे बाबा चढ़िया लोग बड़ी साईं समझ रहे हो? मुझे बोलो बाबा, समझ रहे हो बाबा? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. एफिशिएंसी ओनली बट बेस्ड ऑन आउटपुट का बेस वेरिएबल. वेरिएंस आपका फेवरेबल है. वेरिएंस आपका फेवरेबल है मतलब अच्छी बात मतलब रेशियो शुड बी मोर देन 100. रेशियो शुड बी मोर देन 100. न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. दिस इज बिगर देन दिस. So what will be the formula? Actual quantity upon standard quantity. Actual quantity is 1,25,000. Standard quantity 1,13,333. कितना आ रहा है? 1,13,333.33. So this is also 110.29%. अरे रेशो अमाउंट सेम रहेगी रे, परसेंटेज बदलेगा. आई मीन फॉर्मूला ऑल्टरनेट आंसर आएगा, मेथड बदलेगी, आंसर सेम रहेगा. सो दीज आर द रेशियोज. समझ में आया? Have you clearly understood this? ये हमने क्या किया मैं वो भी लिखवा देता हूं. वेरिएंस इफ favorable, ratio will be more than 100. Ratio will be more than 100. That is numerator must be. That is numerator must be greater than denominator. Denominator. ये समझा? That's how we generated ratios. Variance if favorable, it's
रेशियो विच इज नीडेड मोर देन 100%, एंड मोर देन 100% का मतलब न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। समझ में आया? एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दो। मैंने 24 दिन के बदले 25 दिन काम किया। आई हैव यूटिलाइज 1 डे मोर। व्हाई? देयर इज अ नीड ऑफ एनालाइजिंग द कैपेसिटी। ध्यान से सुन लो। मैंने आपको 24 दिन काम करने का सोचा था, मैंने 24 डेज काम करने का सोचा था, मैंने आपको 25 डेज बुला दिया। अब जनरली मैं एक दिन में 8 घंटा काम करता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। मैंने अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा बुलाया तो आइडियली मुझे आपको 8 आवर्स एक्स्ट्रा काम करवाना चाहिए था। In 1 day, I generally work for 8 hours. So if I'm calling you for 1 more day, ideally, can I say, I should be making you work for 8 more hours? मैंने आपको सिर्फ 6 घंटा काम दिया। तो डेज वाइज वेरिएंस इज फेवरेबल, यूटिलाइजेशन इज फैंटास्टिक, लेकिन आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो तो आपने वर्स्ट कर दिया। 8 घंटा एक्स्ट्रा काम हो सकता था, आपने सिर्फ 6 घंटा काम किया। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं 24 दिन में अगर 1,20,000 काम होता है तो 25 दिन अगर काम करता हूं तो कितना होना चाहिए? अब ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, आप 24 दिन का प्लान करके 24 दिन ही यूज करते हो। आप 24 डेज का प्लान करके 24 डेज ही काम करते हो। अगर आप 24 डेज का प्लान करके 24 डेज ही काम करोगे, अगर आप 24 डेज का प्लान करके 24 डेज ही काम करोगे तो मतलब कैलेंडर वेरिएंस तो आएगा नहीं, और इनफैक्ट यहां पे भी 24 डेज में 1,20,000, 24 डेज में कितना, तो 1,20,000 आएगा ना रे। अगर डेज में चेंज नहीं है तो जो बजटेड आवर्स है वही आपके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज होंगे। 24 दिन में 1,20,000, 25 दिन होंगे तो अलग आएगा ना आंसर, लेकिन 25 दिन तो है ही नहीं। आप 24 दिन के बदले 24 दिन ही काम कर रहे हो तो 1,20,000 के बदले 1,20,000 आवर्स ही रहेगा। समझ में आया? अरे इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है, मैं उसका भी नोट लिखवा देता हूं आपको, which we'll need in many questions. Write one more note. If there is no variation in days, calendar variance will not be calculated. Calendar variance will not be calculated. In case of capacity variance, standard hours for actual days, will be equal to budgeted hours. So in case if there is no variation in days, calendar variance will not be calculated, and in case of capacity variance, standard hours for actual days will be budgeted hours only. मतलब यहाँ पे अगर 24 दिन का अलग से नहीं दिया होता तो 24 दिन में 1,20,000, तो 24 दिन में कितना, तो 1,20,000 लेना पड़ता ना रे। तो सीधा इवैल्यूएशन यहाँ से होगा। 1,20,000 आवर्स का काम करना चाहिए था, हमने 1,40,000 यूटिलाइज किया, 20,000 एक्स्ट्रा घंटे यूटिलाइज किए विदाउट पेइंग फॉर इट फेवरेबल। हमारे केस में हुआ था 24 दिन में 1,20,000 काम होता है तो 25 दिन में कितना, क्योंकि डेज अलग थे, डेज सेम होंगे तो बजटेड आवर्स को ही बेस बना सकते हैं। सो दैट वाज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फॉर यू गाइस। आई होप दिस इज क्लियर।